हाँ लिखा था। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम वर्णों का उच्चारण देखेंगे कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्णों को कितने भाग में बांटा गया है। हिंदी के जो 52 वर्ण हैं वो विभिन्न स्थानों से उच्चारित होते हैं। विभिन्न स्थानों से जो वायु प्रक्षिप्त होती है उससे उनका उच्चारण होता है। वर्णों का उच्चारण उच्चारण स्थान की दृष्टि से हम वर्णों को 9 भाग में बांट दिए हैं। पहला है कंठ वर्ण, गटरल लेटर्स जिन्हें कहते हैं। कंठ वर्ण एक सूत्र है याद करने के लिए कि अपु विसर्जनीय नाम कंठ। अ माने अ आ, उ मतलब कवर्ग, ह मतलब ह और विसर्ग, अपु विसर्जनीय नाम कंठ। इसका मतलब हुआ कि अ आ कवर्ग, और विसर्ग। दो वर्ण यह 5 ये 7 1 8 1 9 इतने जो वर्ण हैं इनका उच्चारण कंठ से होता है। कंठ से का मतलब कि मुंह में जो स्थान है कंठ, यहाँ गटर जिसको कहते हैं हम लोग, ये कंठ वर्ण है। वहां से वायु प्रक्षेपित होती है। गटर शब्द से हमको एक चीज याद आ जाती है। हम लोग कहते हैं गटर गटर पानी पीना, वो गटर से ही बना है। जब कंठ से आवाज आती है पानी पीने पर तो हम लोग कहते हैं कि गट गट पानी पी रहे हैं। गट गटर गटर जो कंठ से आवाज निकलती है, कंठ से उच्चारण होता है, वो गटर लेटर्स हैं। कंठवर्ण हिंदी में कहते हैं वो यही है। अगला है तालव्य। कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान तालु है। तालव्य इनको हम कहते हैं पैलेटल्स। पैलेट माने तालु, जो दांत के पीछे और मुंडा के आगे का भाग के बीच का तो तालु है। उच्चारण करके हम देख सकते हैं कि कौन कौन ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण उस स्थान से स्पर्श करते हुए वायु से निकलता है। यह है सूत्र है कि इचु यशा नाम तालु। ई सूत्र पर ध्यान देंगे तो होगा ई ई ई ई का मतलब ये दोनों ई चू चू का मतलब चवर। चवर का मतलब हुआ च छ ज झ य पंचमाक्षर जो अनुनासिक वर्ण है उनको अलग भी बताया जाएगा। लेकिन यहाँ ई चवर्ग, ई चू य भी, शा नाम नाम कह दिया गया, षष्ठी विभक्ति बनाया गया बहुवचन, जैसे बालका नाम बालकों का। उसी तरह से ई चवर्ग य और श का उच्चारण स्थान तालु है। श माने तालव्य श। इस वर्ण को लिखते समय ख्याल रखेंगे कि जहां मुड़ा गया है वहां सिर रेखा खंडित रहती है। जिन वर्णों में भी इस तरह का मूड है वहां खंडित रहती है सिर रेखा। ऐसा नहीं कि केवल भ में, बच्चों को हम बताते हैं कि भ में सिर रेखा खंडित रहती है, लेकिन नहीं, जितने वर्ण ये मुड़े हुए हैं, थ हो, सर हो, श हो, अ हो, तो बीच की सिर रेखा खंडित रखते हैं। बहुत छोटी बात है लेकिन लिखते समय ध्यान नहीं देते हैं बच्चे। शिक्षक को बता देने पर बच्चे शुरू से इस पर ध्यान देने लगेंगे।
तो ईचू यशानाम तालु, इनका उच्चारण स्थान तालु है। ताल ई जब हम उच्चारण करते हैं देखते हैं कि तालु में जाके जीभ स्पर्श करती है। चवर्ग है च छ ज झ, देख लेंगे आप, जहां च उच्चारण करते समय जीभ स्पर्श करती है वही तालु। तो ई च य और श, ये तालु। अब तीसरा हम देखेंगे कि 3 वर्णों को आगे रखा गया है। मूर्धन्य, मूर्धन्य जो मुंह का शीर्षस्थ स्थान है, मूर्धन्य का अर्थ होता है सबसे ऊंचा। तो मुख में सबसे जो ऊपर वाला स्थान है, आलू के पीछे कंठ के आगे बीच में वाला मूर्धा, वहां से जो स्पर्श करती हुई वायु निकलती है या जीभ का स्पर्श वहां होता है, और जो जिन वर्णों के उच्चारण में वो मूर्धन्य वर्ण है। नंबर 3 मूर्धन्य। यहाँ भी देखते हैं ध की सिर रेखा को खंडित करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी इधर मुड़ा हुआ है, इसलिए मूर्धन्य इसको कहते हैं हम रेट्रोफ्लेक्स। रेट्रोफ्लेक्स, रेट्रोफ्लेक्स वर्ण है ये। रेट्रो का अर्थ होता है पीछे की ओर, और फ्लेक्स का अर्थ होता है मुड़ना। जीभ को पीछे मोड़ते हैं तो मूर्धा में जाके जीभ स्पर्श कर जाती है ऊपर की ओर। र ट उच्चारण करके देखिएगा, बच्चों से उच्चारण करवा के दिखाइए कि जीभ कहाँ जाके सटती है। ट बोलने पर, ट बोलने पर थ ड ध स्वतः जीभ पीछे की ओर मुड़ती है। रेट्रोफ्लेक्स मैंने गंड मुड़ जाना, जीभ पीछे की ओर मुड़ती है और मूर्धा में स्पर्श करती है, और तब ट बोल पाते हैं। अब चाहिएगा कि दांत में स्पर्श करा कि जीभ का ट बोलने संभव नहीं। तो रेट्रोफ्लेक्स मतलब पीछे की ओर मुड़ती है जीभ, स्पर्श करती है ऊपर, वो मूर्धा है, वहां से जो उच्चारण निकलता है, वहां से आर्टिकुलेट होने वाले वर्ण है वो मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। कौन कौन से वर्ण है इसको याद करने का सूत्र है री टू रसा नाम मूर्धा। री, ये जो ह्रस्व स्वर वर्ण है री, इसको जब आप बोलिएगा तो ये मूर्धा से उच्चारित होगा। री टू, टू माने टवर्ग, टवर्ग के जो वर्ण है उनका उच्चारण ये लिखने के क्रम में ध्यान नहीं देने से रेख यहाँ दे देते हैं हम लोग कभी। इसको ये जो खड़ी पाई है उस पर आना चाहिए किसी भी वर्ण में। तो टवर्ग, री टू, र का भी उच्चारण स्थान मूर्धा है। री टू रसाणाम श, मूर्धन्य श होता है, इसका भी उच्चारण स्थान मूर्धन्य। ये इतने वर्ण मूर्धन्य है, इनका उच्चारण मूर्धा से होता है। अब अगला है दंत्य वर्ण। दंत्य कौन कौन से हैं? जिनको डेंटल्स कहते हैं। डेंटल माने दांत से उच्चारण होता है। इसका एक सूत्र है कि लृ तु लसानाम दंता। लृ ये संस्कृत का स्वर वर्ण है। संस्कृत में 13 स्वर वर्ण होते हैं, हिंदी में 11 ही है। लृ संस्कृत का वर्ण है, सूत्र में है इसलिए लिख दिया है कि लृ का उच्चारण स्थान दांत से होता है। लृ जब बोलिएगा तो जीभ जाके दांत में सटती है। लृ तू, तू का मतलब तवर्ग। लृ तू, लसानाम ल और दंत्य स। को एक बार बताए हम कि स लिखते समय ऊपर से, मोड़ के ऊपर से खींचते हैं, मोड़ के ऊपर से। लृ तु लसानाम दंता, ये इतने वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान दंत है। जीभ दांत में स्पर्श करती है, वहां से वायु प्रक्षेपित होती है। तो ऐसे जो वर्ण है वो कवर्ग है। 5वां है
ओष्ठ। देखिए अब वो अ लिखते हैं तो इस यहाँ से नीचे से खींचते हैं। ये थोड़ी सी बारीक चीज है, ध्यान देना है कि मूल से नहीं खींचते हैं, नीचे से खींचते हैं। ओष्ठ वर्ण, ओष्ठ वर्ण। और फ लिखे हैं, फ भी आधा है लेकिन उसको हल चिन्ह लगा के आधा बनाया गया है। कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनका आधा हल चिन्ह ही लगा के बनाते हैं, और कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनको हम जो खड़ी पाई है आगे वो मिटा के आधा बना देते हैं। आगे देखेंगे जब वर्तनी की बात आएगी। ओष्ठ, इसको हम कहते हैं लेबियल। लेबियल ओठ को कहा ही जाता है। ओष्ठ वर्ण कौन कौन है कि उ, उ, धमानिया नाम ओष्ठ। एक बार ट्रेनिंग में पूछी थी कि धमानिया का उच्चारण स्थान क्या कहाँ होता है सर, तो कहाँ वाली गए थी अनिता या गायत्री, हमने कहा कि संस्कृत से पढ़ी है आप लगता है ट्रेनिंग में, इस दिवसीय ट्रेनिंग में उपधमानिया। हमने कहा कि हिंदी की बात नहीं है लेकिन हम चूंकि संस्कृत भी जानते हैं इसलिए उपधमानिया का बता देते हैं कि उच्चारण स्थान क्या है। सूत्र है उपधमानिया नाम ओष्ठम। उपधमानिया जो तो पहले एक चिन्ह दिया जाता है वो है, वो शास्त्रों में आता है, सामान्य संस्कृत में उसका कहीं उल्लेख नहीं है। तो हम ये देखेंगे तो पवर्ग जो है उ में दोनों उ आ जाएगा। उ माने पवर्ग, और उपधमानिया नाम प के पीछे चिन्ह लगता है ऐसे, वो उसकी जरूरत नहीं है व्याकरण में। उ और पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ओठ से उ बोलेंगे दोनों ओठ का आकार बदल जाता है। उ प फ ब भ म तो सीधे आता है वैसे, ये ओष्ठ वर्ण है। छठवां है नासिक्य अथवा अनुनासिक। नासिक्य वर्ण अथवा अनुनासिक। एक सूत्र है कि मुख नासिका वचनो अनुनासिक। मुख नासिका वचनो मतलब मुख और नासिका दोनों के योग से जो उच्चारण हो, जिन वर्णों का वो अनुनासिक वर्ण है या नासिक कहते हैं। इसे मुख नासिका से उच्चारण किनका होता है कि जितने पंचमाक्षर हैं और अनुस्वार। पंचमाक्षर अभी ये जो छ लिखे हैं यहाँ भी सिर रेखा खंडित रहती है, मुड़ा हुआ है थ जैसा। पंचमाक्षर मतलब अंग, य, अण, न, म, ये 5 अक्षर है। जो नासिक के नाक और मुंह दोनों के योग से इनका उच्चारण होता है। पंचमाक्षर और एक अनुस्वार भी है, ये नासिक के वर्ण है, अनुनासिक वर्ण है। सानुनासिक भी कहते हैं। अगला है कंठ तालव्य। कुछ ऐसे वर्ण हैं जहां दो स्थानों के योग से उच्चारण होता है। कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। इसका मतलब कि ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण कंठ और तालु दोनों के योग से होता है। गैस्ट्रोपाइलेटल जिसको कहते हैं, गैस्ट्रोपाइलेटल, कंठ तालव्य। ऐसे 2 वर्ण हैं ए और ए जिनका उच्चारण स्थान है कंठ तालव्य। कंठ और तालु इसलिए कि ए में 2 ही वर्ण हैं, अ प्लस ई।
अ का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान तालु, इसलिए कंठ तालव्य है। नौवां है कंठोष्ठ, आठवां कंठोष्ठ। इसका मतलब कि कंठ प्लस ओठ, ऐसे दो वर्ण हैं, इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में ग्लैटोलैबियल। कंठोष्ठ का अर्थ हुआ कि कंठ और ओठ दोनों स्थानों से वायु प्रक्षेपित होती है और उसका उच्चारण होता है। ये दो वर्ण हैं ओ और औ, इसलिए कि ओ में दो ही वर्ण हैं अ उ। अ का उच्चारण स्थान कंठ और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, इसलिए इसका नाम रखा है कंठोष्ठ। कंठ और ओठ दोनों के योग से दो वर्ण इसमें आते हैं, उनका उच्चारण किया जाता है। संस्कृत में तो इसका उच्चारण एकदम बिल्कुल होता है ओ औ, ये औ ही बोलते हैं औ। हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं औरत, संस्कृत वाले तत्सम में कुछ यदि उसको बोलेंगे तो बोलेंगे औरत। ऐ है, इसका एक उच्चारण ये भी होता है ऐ, ऐसा, ऐसा, अ ई कंठ और तालु, औ औ सीधे औ औ। कौशल, कौशल, कौशल को हम लोग बोलते हैं कौशल, उसका उच्चारण किया जाता है कौशल। औ दोनों आता है, औ के चलते इसका कंठोष्ठ उच्चारण स्थान है, कंठ और ओठ दोनों का जो होता है। नौवां है दंतोष्ठ, नौवां है दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, इसका मतलब labial dental, labial rods dental दांत। ये वर्ण है एक दंतोष्ठ व, एक ही वर्ण है जिसका उच्चारण इस तरह से होता है, वो है व। व व उ आता है तो ओठ है, व दंतोष्ठ इसका उच्चारण स्थान है, ये वर्ण है वकार दंतोष्ठ। तो इस तरह से 9 उच्चारण स्थान बताए हमने कि जो 52 वर्ण है हिंदी के, उनका उच्चारण किन किन जगहों से होता है, स्थानों से होता है। अब इसके आगे हम थोड़ा सा बता देते हैं उच्चारण के और कुछ नियम। उच्चारण के नियम, एक दो विद्यार्थियों के काम में आने वाली बातें हैं ये उच्चारण। एक चीज ये है कि जिसे बीन लिखे हैं, कमल लिखे हैं, अकारांत अंतिम वर्ण जो न है, अकारांत है, उसका उच्चारण हम आधे वर्ण जैसा करते हैं। जैसे इसका उच्चारण हम ऐसा नहीं करते हैं कि बी न, नहीं दिन, दिन, इसका उच्चारण हम इस तरह से करते हैं जैसे लगता है कि फल लगा हुआ, दिन, कमल, ल आधा ल जैसा करते हैं, कमल ल नहीं, दीन नहीं। एक ये हुआ। दूसरा है कि यदि अंतिम वर्ण संयुक्त हो और अकारांत है, जैसे अभी य का उच्चारण कैसे करेंगे। यहाँ मैंने कहा कि जो अंतिम अकारांत वाला वर्ण है उसको आधे जैसा उच्चारण करते हैं, दिन, कमल, मनोरम। लेकिन यहाँ अकारांत है, चूंकि दोनों ये संयुक्त हैं, ये संयुक्त है दोनों, इसलिए यहाँ अ का उच्चारण किया जाता है, सत्य, सत्य ऐसे नहीं कहेंगे, सत्य। यहाँ अ का उच्चारण हम अ का उच्चारण करते हैं, सत्य, निष्ठ, रम्य,
यदि अंतिम वर्ण संयुक्त है, अकारांत है, तो इसका उच्चारण हम करते हैं रम्य। इसी क्रम में एक चीज और बताएं हम कि यदि संयुक्त वर्ण है तो उसके पहले वाले पर कैसे जोड़ देते हैं। जैसे ये है, एक ये शब्द है, यहाँ संयुक्त है तो इस पर जोर देना पड़ता है। फलस्वरूप, फलस्वरूप ल पर जोर देते हैं। आगे जहाँ हम बात करेंगे बलाघात और अनुदान पर तो बात करेंगे, कहाँ हम जोर देते हैं। वेदव्यास, देखते होंगे जो तत्सम जिस शब्दों का उच्चारण करते हैं वो वेद व्यास नहीं करते हैं, वेदव्यास। क्योंकि ये संयुक्त हो गया, इसलिए इसके पहले वाले वर्ण पर जोर दिया जाता है, वेदव्यास, फलस्वरूप। तो ये सब उच्चारण आदत की बातें हैं। हम शिक्षक जैसे उच्चारण करेंगे, बच्चे वैसे करते हैं। तो बच्चों की सिखाने के ही खातिर उच्चारण के समय में सावधान रहना चाहिए कि कैसे उच्चारण, किन शब्दों का कैसे उच्चारण किया जाता है। आदत बस जैसे तैसे बोलते जाते हैं, वह बच्चे भी वैसे बोलते हैं। एक दो चीज और, ब और व के उच्चारण में बहुत लापरवाह होते हैं बच्चे। ब व दोनों का उच्चारण यदि गलत ढंग से करते हैं तो अर्थ बदल सकता है। जैसे मान लीजिए अक्सर हम लोग कहते हैं वन, जंगल को कहते हैं वन। वन माने बनना, टू मेक, बनाना, बनना, बन गई बात। लेकिन वन जो जंगल है वहां उसको वन ही कहना चाहिए, वन। अब वन कहने की आदत है, वन कहते हैं। तो आप डिक्टेशन बोलिएगा, शुद्धलेख बोलिएगा, वन कहिएगा तो बच्चे वन लिखेगा। आप काट दीजिएगा कि हम तो वन बोले। तो उच्चारण में ख्याल रखना है। और वाद हम बोले, इसको कहते हैं बाद, बोलते हैं जातिवाद। बाद, बाद कहेंगे तो आफ्टर वाला बाद हो जाएगा। ये बाद एक सिद्धांत है, लेकिन यह बाद आफ्टर वाला है, तो बाद को बाद नहीं कहेंगे। अब वदन, हम लोग वदन, कहीं कहीं अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। ये वदन है, ये बदन है। ये संस्कृत का शब्द है वदन। वद मैंने बोलना, अवध से बोला बदन, इसका मतलब हुआ कि मुख, मुख। बदन मैंने मुख, माउथ। और ये बदन अरबी का शब्द है। इसको हम लोग बदन माने शरीर। जैसे सुरसा वदन बढ़ावा, वदन बढ़ावा, मुख बढ़ा रही थी। अब बदन कहिएगा तो शरीर बढ़ने लगेगा। तो सावधान रहने की बात है। तो ब का जहाँ अभेद होता है वहां हम लोग इसको ख्याल में रख के उच्चारण करेंगे, बच्चों को भी बताएंगे। वदन, बदन। धड़ल्ले से बच्चे विज्ञान बोल रहे हैं, विज्ञान, वो विज्ञान है, भी उपसर्ग है वहां। तो जहां वो भ की बात होती है, थोड़ा सावधानी से उच्चारण करने की बात आती है। इसी तरह से ये जो तीनों स्वर है इसके उच्चारण में भी गलती करते हैं। आदत है कि सबको दंत स जैसा बोलते हैं। शासन, सुशासन, शांति, एक ही सब में घसेटते हैं। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। यदि उच्चारण करना हो ऐसे तो शासन, शासन। और यहाँ एक नियम है, बच्चों को बताइए। यदि डिक्टेशन बोलते समय दो बोल दिया शासन, उच्चारण पर नहीं ध्यान दिया, आदत वसम भी बोल दिए शासन, तो कौन सा पहले लिखेगा? यदि दो सा एक ही आते हो एक साथ तो उनका क्रम यही रहेगा। पहले तालादिश होना चाहिए, इसके बाद दंत सा, या तालादिश तब मूर्धन्य सा। ऐसा नहीं कि पहले मूर्धन्य सा आ जाएगा बाद में दंत सा आएगा। यदि एक शब्द में आते हैं दो दो सौ, तीनों सौ, उनका क्रम लिखने का यही रहता है, जैसे हम दिए। इस तरह टीचर ने तर्क दिया था कि जैसे सुषमा लिख दिए, कब सुषमा, हमने कहा कि क्रम यही रहता है। तो उन्होंने कहा कि यदि सुषमा हम लिखते हैं तो क्रम तो बदल गया, यहाँ पहले दंत सा आ गया, बाद में मूर्धन्य सा आ गया। इसका कारण बताया मैंने।
यह मूर्धन्य सा है ही नहीं, इसको जब तोड़ते हैं हम, ये सु अलग उपसर्ग है, यह समा है, कहाँ मूर्धन्य सा इसमें, तो संधि के कारण हो गया है। संधि में इसको देखेंगे, इस संधि का नियम है कि अ आ को छोड़कर यदि अन्य स्वर इधर रहते हैं, ऊ है यहाँ ऊ, अ आ को छोड़कर अन्य स्वर है तो आगे वाला सब मूर्धन्य से हो जाता है, इसलिए मूर्धन्य से हुआ, अक्रम बदला लग रहा है। इस तरह से अवयव के जो संयुक्त वर्ण है, यह छ हम लोग कहते हैं, कक्षा, बहुत कहते हैं तो क लगा के उधर छा बोलते हैं, लेकिन इसमें दो वर्ण मिले हुए हैं, क और प्लस स। अंग्रेजी में हम बच्चों को बताते हैं KSH, क और श, तो इसका उच्चारण में झलकना चाहिए, कक्षा कक्षा। माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनको हम सुनते हैं, वो सीधे दोनों वर्णों का उच्चारण करते हैं। इसमें क्ष तो बोलते ही नहीं, हम लोग खूब कहेंगे तो कहेंगे क्षण, क्षत्रिय, वो सीधे क्ष कहते हैं, क्षत्रिय, क्षण। शिक्षक, वो सीधे क सब बोलते हैं, शिक्षक, क सब बोल देते हैं। ज्ञ के उच्चारण में आप देखते हैं, रामदेव बाबा इसको ज्ञ कहते हैं, यज्ञ हम लोग कहेंगे, यज्ञ वो कहते हैं यज्ञ, क्यों कि ये JN से हम लोग पढ़ते हैं, ज प्लस य, ये दो वर्णों से मिलकर बना है ज्ञ, तो ज ऐसा बोलते हैं। तो संस्कृत निशब्द बोलते हैं, बी बोलते हैं, रामदेव बाबा बोलते हैं, तो ज्ञ को बोलते हैं ज्ञ या ज्ञ। योगी जी बोलते हैं शिक्षक। तो दोनों वर्णों को अलग करके डिफाइन कर देते हैं कि इन्हीं दो वर्णों से मिला है। तो वर्णों के उच्चारण में ये सब बच्चों को कभी कभी चर्चा में करनी चाहिए कि वो लोग कैसे वर्णों का उच्चारण करें, अशुद्ध वाचन से, अशुद्ध बोलने से कैसे बचें। तो इसलिए वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ाया जाता है कि बच्चे उच्चारण करने में सावधान रहेंगे, शब्दों के बारे में जानेंगे कि कौन किस कैसे बना है, कहाँ से उच्चारण होता है, कैसे बोलते हैं। विद्वान लोगों की बोली सुनने से भी समझ बात आती है कि किस तरह का कैसे उच्चारण करते हैं। तो इस कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।